हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन बाय सौरभ। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ऑक्सीकरण और अपचयन की संकल्पनाएं क्या हैं। यानी अक्सर आपको डाउट रहता है, काफी बच्चे पूछ रहे थे कि सर ऑक्सीकरण और अपचयन हमको कुछ चीजों में प्रॉब्लम कर रहा है। तो आज की वीडियो में हम यही कवर करेंगे कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है, इनको हम किस आधार पर किन किन बेसिस पे हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। यह पदार्थ की कौन सी अवस्था है, यानी किसी भी तत्व में या किसी भी यौगिक में क्या चेंजेस आते हैं जिसके द्वारा हम ऑक्सीकरण और अपचयन को समझते हैं। तो आपको हम बात करें ऑक्सीकरण और अपचयन की जो है वो दो संकल्पना है। अगर हम यहाँ पे आपकी बात करें, हम ऑक्सीकरण अपचयन संकल्पना, क्या लिखा मैंने, ऑक्सीकरण अपचयन संकल्पना। तो हम इसकी अगर हम बात करें तो आपके ऑक्सीकरण और अपचयन की जो कितनी संकल्पनाएं हैं वो दो संकल्पनाएं हैं। कितनी संकल्पनाएं हैं? दो संकल्पनाएं हैं। एक आपकी है इलेक्ट्रॉनिक, एक संकल्पना क्या है आपकी? इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना। ओके, और जो दूसरी जो आपकी है उसको हमने कहा ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना। क्या इसको नाम दिया हमने? ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना। यानी इससे आप क्या समझे कि आप किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण निकालना है या अपचयन ज्ञात करना है कि ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, इनको हमें परिभाषित करना है, डिफाइन करना है, तो हम दो संकल्पनाओं के आधार पर या तो इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना लेके चलेंगे या हम ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना लेके चलेंगे। यानी ये आपका एक रफ आइडिया है कि आपको आज क्या पढ़ना है और उसके आधार पर आप क्या कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना हम देखेंगे क्या होता है और ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना भी हम बात करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो हम इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना से। और आपका हमेशा की तरह स्वागत है सॉल्यूशन बाय सौरभ पे। और आपको हम बहुत बार बता चुके हैं, और आप लोग अगर रेगुलर सब्सक्राइबर और रेगुलर व्यूअर्स हो हमारे, तो आपको पता होगा कि सॉल्यूशन बाय सौरभ आपका है और आपके लिए है। जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट बताइए, और नेक्स्ट वीडियो का जो मेरा आधार है वही आपका डाउट पे ही वीडियो पे पूरी हम बनाने की कोशिश करते हैं। अभी आप लोगों ने कहा कि सर ऑक्सीकरण अपचयन में प्रॉब्लम है, तो इससे रिलेटेड आपको वीडियो हम लेके आए हैं। किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपको सॉल्यूशन बाय सौरभ पे हर एक चीज का सॉल्यूशन देने की हम कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाँ, इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोज की जो नोटिफिकेशंस है वो मिलती रहे, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जिससे सबको सॉल्यूशंस मिलते रहे। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना। तो हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना पे। यानी हम इलेक्ट्रॉनों के आधार पर, इलेक्ट्रॉनों की तुलना के आधार पर हम ये संकल्पना करते हैं, कल्पना करते हैं कि हमारा ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है। तो अक्सर हमने देखा है कि बच्चे ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं कि उनको ऑक्सीकरण और अपचयन में कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा वो क्रिएट कर लेते हैं कि वो इसी में फंस के रह जाते हैं, और फिर उनका फिर कुछ भी करने का मन नहीं होता है। तो इसी चीज को हम देखते हैं कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, वो आपका सब का सब बिल्कुल अगर आप नेचर से जोड़ के पढ़ते हैं, जब आप अपने प्रकृति से जोड़ के पढ़ते हैं, तो आपको चीजें काफी रिलेटेबल लगती हैं और आपको चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो भी जाती हैं। इस बात का आपको प्रूफ हम ऑक्सीकरण और अपचयन की डिफिनीशन के साथ साथ आपको मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम ऑक्सीकरण की बात करें तो ऑक्सीकरण क्या होता है, आपकी डिफिनीशन हम लिख रहे हैं। ऑक्सीकरण क्या कहता है, ये चीज हम हालांकि बोर्ड पर कभी भी लिख के नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि इससे लिखने से टाइम वेस्ट होता है, लेकिन आज हम आपको ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा बाकायदा लिख के बताएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि हम किस तरह से नेचर से जोड़ के चीजों को रिलेट कर सकते हैं। किसी परमाणु, मैंने लिखा किसी परमाणु, अणु या आयन से, किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉनों का निकलना मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉनों का निकलना, इलेक्ट्रॉनों का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी कोई भी आपका परमाणु हो, अणु हो, आयन हो, उनसे अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ऑक्सीकरण कहलाता है। ये चीज बच्चों को समझ में आ भी जाती है, वो याद भी कर लेते हैं, लेकिन जब हम अपचयन भी पढ़ते हैं, ऑक्सीकारक भी पढ़ते हैं, अपचायक भी पढ़ते हैं, तब इस आपका जो कंफ्यूजन है वो क्रिएट होता है।
तो इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए हम आपको बताते हैं कि नेचर से जुड़िए। बहुत ज्यादा विचलित होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए और इसको थोड़ा सा टाइम दीजिए। अगर हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करें तो ऑक्सीकरण को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस in which electrons are given out. Oxidation is the process in which electrons are given out. अब देखिए इसको आप किस तरह से रिलेट कर पाते हैं। ऑक्सीकरण यानी आप क्या कर रहे हो, पहले इस चीज को समझते हैं। परमाणु यानी इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का अगर आपका चाहे ये आपका क्या है, नाभिक, आप सबको पता है। ये हमारा बीच में क्या होता है, बीच में हमारा क्या होता है, ये नाभिक होता है। इस नाभिक के चारों ओर क्या है, कक्षा। इन कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, चक्कर। तो जो इलेक्ट्रॉन आपका चाहे निकले चाहे आए, ये होगा तो परमाणु से ही। परमाणुओं के मिलने से बना हमारा अणु, और इसी प्रकार से आयन। नहीं, कोई भी परमाणु हो, चाहे अणु हो या कोई भी आयन हो, इनसे इलेक्ट्रॉनों का निकलना, नहीं इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकले, तो उस अवस्था को बोलते हैं ऑक्सीकरण। ये आप समझे डिफिनीशन। इंग्लिश में आपने कहा कि ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन आउट। इलेक्ट्रॉन वो दे देता है, किसी और को दे देता है, और किसी और को दे देने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन वहां से वापस निकलते हैं। अब देखिए किस प्रकार से इसको रिलेट करते हैं। जब आप छींकते हो, जब आपको छींक आती है, तो आप क्या बोलते हो, आक्षी कहते हो ना। यानी ऑक्सी को आप अक्षी से, यानी जो आपका छींकना है उसको आप ऑक्सीकरण से रिलेट कर दीजिए। जब आप छींकते हो तो आपके मुंह की जो हवा है वो कहाँ जाती है, बाहर की तरफ। हवा को आप इलेक्ट्रॉन बोल दीजिए। यानी छींकने में हवा आपकी बाहर जाती है और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन आपका बाहर जाता है। यानी ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस। अब आपको डाउट क्लियर है। हम आपसे कहते हैं कि किसी भी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉनों का निकलना क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन दिया, अपचयन, ऑक्सीकरण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद आया तुरंत कि बताया था कि इलेक्ट्रॉन हो या हवा हो, इसका बाहर निकलना हमारा ऑक्सीकरण कहलाता है। गॉट इट। अब आते हैं अपचयन पे। अगर आपको पता चल गया कि छींकने से हवा बाहर जाती है, यानी ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं, तो अपचयन इसका जस्ट अपोजिट होगा। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं तुरंत अपचयन पे कि अपचयन क्या होता है। लेकिन अपचयन से पहले हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके क्या कर लेते हैं, हम एग्जांपल्स को थोड़ा चेकआउट कर लेते हैं कि एग्जांपल हमारे क्या हो सकते हैं ऑक्सीडेशन के। ओके, जैसे उदाहरण, एग्जांपल की मैंने बात की, उदाहरण, एग्जाम्पल से चीजें और भी ज्यादा आपको क्लियर होती हैं। क्या किया आपने कि सोडियम धातु थी, Na धातु थी, Na धातु से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब एक इलेक्ट्रॉन आपका निकला तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश होता है, और जब माइनस की चीजें, नेगेटिविटी हमसे दूर जाती है तो हम पे धनावेश यानी पॉजिटिविटी आ जाती है। यानी जब आप बुरी संगत आपसे निकल जाती है तो आप अच्छी संगत में आते हो, और अच्छी संगत को हम प्लस से लिखते हैं। यानी नेगेटिविटी बाहर निकली तो इस पर पॉजिटिविटी आ गई। जैसे पोटेशियम था, इस पोटेशियम से एक इलेक्ट्रॉन जब निकला तो इस पर एक प्लस का आवेश आ गया। अगर हम यहाँ पे आपकी कह दो थोड़ा और एग्जांपल अच्छे से बताएं, अगर सपोज आपका क्या था, जल था, क्या था, H2O था, ठीक है। अब H2O में आपका हाइड्रोजन हुआ एक कण, ऑक्सीजन हुआ एक कण, और माना कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन निकला। यानी जब पानी का विघटन हुआ तो आपके क्या हुए, आपका H निकला, O2 निकले और इलेक्ट्रॉन निकले। तो इसमें क्या है, आपके 4 इलेक्ट्रॉन निकले तो 4 हाइड्रोजन के पॉजिटिव आए। तो और आपने इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे क्या लगा दिया, 2। यानी आपके क्या हुए कि 4 निगेटिव निकले, 4 इलेक्ट्रॉन निकले,
जब आपके 4 इलेक्ट्रॉन निकले तो हाइड्रोजन पे 4 पॉजिटिव आए और ऑक्सीजन आपकी मुक्त हो गई। अब ऐसे समझिए कि जब हम पानी का, जल का क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और हाइड्रोजन का आयन बनता है और ऑक्सीजन गैस वातावरण में मुक्त हो जाती है। क्लियर है? यानी ऑक्सीकरण के इतने सारे एग्जाम्पल से आपने देखा कि सब में इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और इलेक्ट्रॉनों का निकलना, इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन आउट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसमें आप एक चीज और कर सकते हो कि ऑक्सीकरण में हमेशा इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। ऑक्सीकरण में हमेशा इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, यानी जो तत्व है आपका, चाहे परमाणु हो, चाहे अणु हो, चाहे आयन हो, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और जब इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तब इसकी संयोजकता बढ़ जाती है। जब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसकी संयोजकता बढ़ जाती है। संयोजकता को हमने एक्सप्लेन किया है, आप चैनल पर जाके वीडियोस देख लीजिएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे Fe2+ आयन हो और ये फिर से ऑक्सीकरण कर दे तो यहाँ पर 3+ आयन होके एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जैसे कि जो आपका Fe2+ है, जब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो Fe3+ हो जाएगा, यानी 2 से क्या हुआ, 3 हुआ और यहाँ पर इसकी संयोजकता जो है वो इसकी संयोजकता बढ़ गई। यानी अब आपको चीजें क्लियर है कि ऑक्सीकरण है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दूर जाएगा और संयोजकता आपकी बढ़ेगी। क्या कहा कि इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करने की प्रक्रिया है, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को हम अपचयन कहते हैं। यानी हम क्या समझे कि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन पृथक हो रहा था, अपचयन में वही इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है। और अगर इंग्लिश में डिफिनेशन की हम बात करें तो ऑक्सीडेशन की जगह हो जाएगा हमारा रिडक्शन। तो रिडक्शन इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड, यानी इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, जैसे अगर आपका पड़ोसी आपसे कुछ मांगने आया दिनचर्या की चीजों में से, सपोज वो आपसे चीनी मांगने आया, अगर आपने उसको 1 कटोरी चीनी भर के दे दी तो आपसे चीनी अलग हो रही है ना, तो आप हुए ऑक्सीकरण। आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीकरण कर रहे हो कि आपसे वो चीनी अलग हो रही है। लेकिन वही जो आपका पड़ोसी है वो आपसे चीनी ले रहा है, यानी वो ग्रहण कर रहा है, तो उसका क्या हुआ, उसको बोलोगे अपचयन। नहीं, चीजों का यहाँ पे चीजों की आप इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना पढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना में है इलेक्ट्रॉनों का अलग होना, मुक्त होना, पृथक होना, बाहर गिवन आउट करना ऑक्सीकरण कहलाता है। और इलेक्ट्रॉनों का आपका ग्रहण करना, गेन करना और इलेक्ट्रॉनों को रिसीव करना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अपचयन। क्लियर है? एग्जाम्पल देखते हैं इसी तरह से। जैसे सपोज आपका Cl है, इस Cl ने, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो आपका हुआ Cl नेगेटिव। ठीक है, आपका सल्फर है, इस सल्फर ने जैसे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो आपका बन गया H2 नेगेटिव। यानी ये देखिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो इसी के लिए आपने इसको क्या बोल दिया, अपचयन। अगर हम अपचयन में एक चीज अगर हम और समझें अच्छे से कि अपचयन में हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं और इसकी जो संयोजकता होती है वो हमेशा घटती है। जैसे Fe3+ है और इसी ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो आपका Fe2+ बनेगा। यानी इससे आपने ये निष्कर्ष निकाला कि इसकी संयोजकता जो है वो 3 है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद इसकी संयोजकता 2 रह गई। इससे आप ऐसे समझिए कि जब आप अच्छी संगत में होते हो, यानी आपसे जो निगेटिविटी है वो दूर होती है, इलेक्ट्रॉन्स जो है, माइनस का जो आवेश है वो दूर होता है, तो आपकी संयोजकता बढ़ती है। यानी ऑक्सीकरण में हम आपको बताए थे कि आपके इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं और संयोजकता बढ़ती है। यानी निगेटिविटी दूर हुई तो आपके अच्छे गुण डेवलप हुए, यानी संयोजकता आपकी बढ़ गई। लेकिन रिडक्शन में क्या होता है, आप निगेटिविटी को एब्जॉर्ब करते हो, यानी आप अच्छी हो लेकिन बुरी संगत में आ गए तो आपकी जो पॉजिटिविटी है वो दूर हो जाती है, यानी संयोजकता कम हो जाती है। अब इससे आसान और बेहतरीन तरीका कुछ नहीं हो सकता जिससे आप चीजों को लंबे समय तक रख पाए। देखिए, याद करना और समझना बड़ी चीज नहीं है,
100 में से 99 बच्चे समझ जाते हैं चीज़ों को, लेकिन उसको रखना, कि सफलता मिलना बहुत आसान होता है, बट उस सफलता को बनाए रखना। आपके किसी न किसी स्टैंडर्ड में, किसी न किसी सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 आए होंगे, लेकिन उसको बनाए रखना, कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, सबसे कठिन भी है। तो उसको बनाए रखने के लिए हम यही कहते हैं कि आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, वो क्या है, उसको नेचर से जोड़िए। हमने नेचर से जोड़ा कि आपका ऑक्सीकरण है, अच्छी यानी छींकने से लिया, छींकने में हवा बाहर जाती है, इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। फिर हमने कहा कि इसमें आप इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हो, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, निगेटिविटी है। जब निगेटिविटी दूर जाएगी तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, और हमने पॉजिटिविटी को बोल दिया संयोजकता, क्षमता, संयोजन करने की क्षमता, काम करने की क्षमता, वो आपकी बढ़ेगी, यानी ऑक्सीकरण में संयोजकता बढ़ेगी। और जब अपचयन की बात कर रहे हो, अपचयन में आप बोल रहे हो कि ऑक्सीकरण का अपोजिट है, यानी निगेटिविटी को हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो आपकी संयोजकता क्या है, घटती है। ओके, बिल्कुल क्लियर है। अब हमें नहीं लगता कि आपको थोड़ा सा भी किसी भी चीज में ऑक्सीकरण हो या अपचयन हो, इसमें थोड़ा सा भी डाउट बचा होगा। अब हम बात करते हैं, ये आपकी थी इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना। अब हम ऑक्सीकरण संकल्पना की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना इसको इसलिए कहा गया कि आपने ऑक्सीकरण हो चाहे अपचयन हो, आपने इलेक्ट्रॉनों के बेस पर तुलना की, कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो आपका क्या है, ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं तो आपका क्या है, अपचयन। अब हम ऑक्सीकरण जो संकल्पना है उसको हम पढ़ेंगे। ओके, तो ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना में हम ऑक्सीकरण और अपचयन को देखते हैं। ऑक्सीकरण क्या कहता है, ऑक्सीकरण कहता है कि वह अभिक्रिया या वह प्रक्रिया, क्योंकि ये कोई रिएक्शन नहीं है, वह प्रक्रिया जिसमें किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है। अपचयन में आपने कहा कि वह प्रक्रिया, अभी आपको समझा रहे, वह प्रक्रिया जिसमें किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या घटती है या कम होती है, यानी आपने क्या किया, देखिए ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण में ही आपको दिख रहा है ऑक्सी, तो जब ऑक्सी मिल गया यानी संख्या क्या है, बढ़ेगी, और जब अपचयन कर रहे हो तो संख्या कम होगी। एग्जाम्पल से हम जैसे जानते हैं कि आपके पास सपोज क्या था, Mg था, Mg ने आपका रिएक्शन करके Mg2+ कर दिया, तो यानी इसमें ऑक्सीकरण संख्या जो थी पहले आपके सपोज इतनी थी, फिर बाद में बढ़ी, ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसको आपने क्या बोल दिया, ऑक्सीकरण। सपोज आपका क्या था, FeCl2 था, FeCl2 था, ये कुछ ना कुछ रिएक्शन होके FeCl3 बन गया, तो इसमें भी आपकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हुई, इंक्रीज हुई, यहाँ पर 2 यहाँ पर 3, यानी Fe की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी, यानी जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो उसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। अपचयन सेम आपका अपोजिट होता है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, कम होती है। यही का एग्जांपल ले लें कि Fe3+ है माना, और ये आपका किसी न किसी वजह से Fe2+ हो गया, तो आपका क्या हुआ, ऑक्सीकरण संख्या आपकी कम हुई, तो इसको आपने अपचयन बोला। Sn4+ था, ये रिएक्शन के बाद Sn2+ बचा, इसमें ऑक्सीकरण संख्या पहले ज्यादा होती है, बाद में कम हो जाती है, जब डाउनफॉल होता है ऑक्सीकरण संख्या का तो अपचयन कहलाता है, और जब राइज अप होता है यानी बढ़ती है तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन अगर मुक्त हो रहा है तो ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन रिसीव हो रहा है अपचयन। ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना के आधार पर देखा कि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या कम हो रही है तो अपचयन। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म आते हैं, ऑक्सीकारक और अपचायक। ये जो टर्म आप पढ़ लेते हो तब आपकी कंफ्यूजन जो है वो काफी हद तक बढ़ जाती है। तो इसको हम देखते हैं कि ऑक्सीकरण और अपचायक ये एक्चुअल में क्या है। ठीक है, हमने क्या लिखा, ऑक्सीकारक, कारक, और इधर हमने क्या लिखा, अपचायक। यानी हम ऑक्सीकारक और अपचायक पे थोड़ा एक नजर डालेंगे कि ऑक्सीकरण और अपचयन तो हमने पढ़ा है, ऑक्सीकारक क्या होता है और क्या है।
इसमें हम कहेंगे कि ऑक्सीकारक यानी ऐसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं। अभी आपको देखिए कितने आराम से आपको समझ में आता है। दूसरे पॉइंट को हम बोलेंगे कि ये खुद क्या होते हैं, अपचयित हो जाते हैं, यानी ये स्वयं क्या होंगे, अपचयित हो जाते हैं। यानी दूसरे पदार्थ का तो ऑक्सीकरण कर रहे हैं लेकिन खुद क्या हो गए, अपचयित हो गए। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। और सबसे लास्ट में हम बोलेंगे कि जो ऑक्सीकरण संख्या है, जो आपकी ऑक्सीकरण संख्या है वो घट जाती है। ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाती है, वो घट जाती है। यानी अब आप समझिएगा कि आपने ऑक्सीकारक में पढ़ा जो दूसरे पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं। यानी एक कटोरी चीनी पे वापस आते हैं। आप जब एक कटोरी चीनी अपने पड़ोसी को दे रहे हो तो रिएक्शन क्या है, आपके लिए ऑक्सीकरण है, उसके लिए अपचयन है। लेकिन वो व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति ऑक्सीकारक है आपका, क्योंकि ये जो ले रहा है आपसे चीनी वो आपका यानी दूसरे पदार्थों का क्या कर रहे हैं, ऑक्सीकरण कर रहे हैं। यानी वो क्रिया अपचयन की है उसके लिए, लेकिन वो ऑक्सीकारक है। अपोजिट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्वयं अपचयित हो जाते हैं। यानी आपका वो ऑक्सीकरण कर रहे हैं लेकिन वो खुद क्या हो रहे हैं, अपचयित हो रहे हैं, इसलिए हमने उसको अपचयन बोला था। फिर सीधी बात है, वो चीनी ग्रहण कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्सीकरण संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब जब अपचयन हुआ है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ऑक्सीकरण संख्या कम होगी। ये इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर, ये ऑक्सीकरण संख्या के संकल्पना के आधार पर। अब आप समझ गए होंगे अपचायक में हम क्या करने वाले हैं। ये दूसरे पदार्थ का क्या करते हैं, अपचयन करते हैं। ये दूसरे पदार्थ का अपचयन करते हैं, खुद ऑक्सीकृत हो जाते हैं। खुद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉन को जो क्या करते हैं, त्याग करते हैं। और जो ये क्या है, ऑक्सीकरण, जो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर है वो बढ़ जाती है। यानी आप इससे क्या समझे कि जो आप हो वो अपचायक हो। आप उस दूसरे पदार्थ का जो आपसे चीनी ले रहा है उसका आप अपचयन कर रहे हो, क्लियर है, लेकिन खुद क्या हो रहे हो, ऑक्सीकृत हो रहे हो। इलेक्ट्रॉन यानी चीनी दे रहे हो, तो चीनी दे रहे हो तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। जब आप इस तरह से रिलेट करके पढ़ते हो तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें इतनी आसान हो जाती हैं कि आप कभी विचार भी नहीं किए होंगे कि इतनी आसानी से हम किसी चीज़ को पढ़ सकते हैं। क्लियर है ना, बिल्कुल। अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि ऐसे भी तो सर काफ़ी तत्व होते हैं जिनकी ऑक्सीकरण संख्या में कोई न कोई परिवर्तन ही नहीं होता। तो ऐसे तत्व जिनकी अभिक्रिया के बाद न ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो न कमी हो, यानी न ऑक्सीकरण हो न अपचयन हो, तो ऐसे पदार्थ ना तो अपचायक होते हैं ना ही ऑक्सीकारक होते हैं। भाई सीधी बात है, आपने ना किसी को चीनी दी ना किसी से चीनी ली, तो ना आप ऑक्सीकृत हुए ना आप अपचायक हुए। क्लियर है, यानी जो चीज होनी ही नहीं है उसके बारे में क्या दिमाग लगाना। अब हम बात करते हैं किसी भी अन्य तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। अब आप किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या को निकालना सीखोगे। आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं, बेसिक आपने समझ लिया है। अब आप किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या को फाइंड आउट करोगे। उसके पहले प्रमुख ऑक्सीकरण संख्या देख लेते हैं। ऑक्सीकरण संख्या मोस्टली आपके जो ये आवेश होते हैं, आयन होते हैं, वो डिसाइड करते हैं। एक नजर आप इन पर डाल लीजिएगा कि इन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या, इन आयनों की ऑक्सीकरण संख्या ये होती है, जैसे NH4 की +1, Cn-1, NO2-1, इस तरह से। जो जल है, जल में देखिए हाइड्रोजन की +2, ऑक्सीजन की -2, तो +2 -2 0। कोई भी पूरा का पूरा यौगिक हो, उस यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। क्लियर है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज में आप ऐड कर लीजिए कि सभी गैसों की ऑक्सीकरण संख्या भी क्या होती है, 0। चाहे आपकी अमोनिया हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, सभी गैसों की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। अब हम सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। जैसे आपसे पूछा गया HNO3 में N की ऑक्सीकरण संख्या बताइए।
तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन हम अच्छे से बता देते हैं। इसमें आपको जिसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी होती है उसको हम x मान लेते हैं। माना n की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर x है, उसको हमने क्या माना, x। जिस तरह से आप अणुभार ज्ञात करते हो उस तरह से इसको भी हम फाइंड आउट करते हैं। यानी यहां पे हम लिखेंगे हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या प्लस नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या। और हमने ऑलरेडी बताया कि किसी भी यौगिक की, ये भी एक यौगिक है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 0। इस तरह से हमने यहां पे किया। अब देखिए हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 1, सबको पता है। हाइड्रोजन संख्या में कितना है, 1 ही तो है, तो 1 से हम गुणा करेंगे प्लस नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, आपको पता है कि नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या हमने क्या मानी है, x मानी है, और संख्या में कितना है, 1 है, प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2, तो इस संख्या में 3 है, तो इस 3 से हमने गुणा कर दी। 1 एकम 1, x एकम x, 3 दूनी 6 बराबर 0। इसको आपने फाइंड आउट किया तो x की वैल्यू आ गई 5। यानी जो x की ऑक्सीकरण संख्या है, यानी जो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकल के आई वो हमारी 5 है। दूसरे सवाल से और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। H2SO4 की ऑक्सीकरण संख्या इसने पूछा है, तो सल्फर की हम x मान लेंगे। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 1, संख्या में कितने हैं, 2, प्लस सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या में कितनी गई, x, संख्या में कितना है, ये 1, प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2, संख्या में कितने हैं, 4, बराबर में कर दिया 0। 2 एकम 2, x एकम x, 4 दूनी 8 बराबर 0। इसको आपने सॉल्व किया, इसमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई हमारी, 6। यानी आप किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या लिखिए प्लस दूसरे तत्वों की, यानी अलग अलग तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या को हमें ऐड करना है, लेकिन हमको ये जरूर याद रखना है कि वो संख्या में कितना है। सपोज हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या तो 1 है, लेकिन संख्या में कितने हैं, ये 2, तो अलग अलग दोनों हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या जोड़ेंगे तो 2 आएगी। इसलिए हम जितनी तत्व की संख्या से क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन 4 थे तो 4 से गुणा, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 थे तो 3 से गुणा। क्लियर है। जैसे ये आ गया K4FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या बताओ, तो हमको पता है कि अब आप लोग इसको आसानी से कर लोगे 100%। सिर्फ पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या 1 है, संख्या में 4। Fe की निकालनी है तो Fe को हम मान लेंगे x, संख्या में 1। Cl की हम बता चुके हैं -1, संख्या में 6 बराबर 0। 4 एकम 4, x एकम 1, 6 एकम 6 बराबर 0। तो x की वैल्यू आपकी आ गई भैया 2। यानी K4FeCN6 इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है पोटेशियम फेरो हेक्सासाइनाइड, इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपकी आती है x बराबर 2। लेकिन आपको ये चीज बता रहे हैं कि ऑक्सीकरण संख्या आपकी ऋणात्मक, धनात्मक, भिन्नात्मक और 0 भी हो सकती है। तो ये प्लस का 5 आ रहा है, ये प्लस का लिखना है, तो ऑक्सीकरण संख्या में आपकी जो साइन की है, जो चिन्ह लिखते हो, उस चिन्ह को शो ऑफ करना, दिखाना जरूरी होता है। जैसे अगर हम आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं, उस एग्जाम्पल में जैसे हमने आपसे लिखा कि मोहर लवण में, या मोहर लवण ही ले लेते हैं, चलिए मोहर लवण में ऐसे एग्जाम में आ गया, मोहर लवण में Fe की ऑक्सीकरण संख्या बताओ। मोहर लवण में Fe की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। तो इसमें सबसे पहले आपको मोहर लवण का जो फार्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। वो फार्मूला आपका कहता है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइज SO4 डॉट 6H2O। तो इसका देखिए हम किस तरह से इसकी ऑक्सीकरण संख्या को फाइंड आउट करते हैं। हमको Fe चाहिए तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या X। SO4 में हमने आपको बताया था संयुक्ता -2 और है कितना, 1 ही है। NH4 आपका क्या है, NH4, और NH4 की जब ऑक्सीकरण संख्या की बात करते हैं तो 1 आता है। कितना है, 1 है, संख्या में कितने हैं, 2। फिर से SO4 माइनस का 2 × 6 × 0, क्योंकि जल की हमने ऑक्सीकरण संख्या को कितनी बताई है, 0 बताई है। इसको हम जोड़ते हैं x -2
प्लस 2 माइनस 2 बराबर 0। x बराबर कितनी आ गई आपकी 2 आ गई। यानी मोहर लवण में Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो हमारी प्लस की 2 निकल के आती है। चीजें क्लियर है ना? केवल SO4 में -2 हमने रखा, NH4 की +1 रखा। NH4 की आप ऐसे भी, NH4 को आप इस तरह भी कर सकते थे। कैसे? N की ऑक्सीकरण संख्या -3, हाइड्रोजन की 1 है संख्या में 4 2, तो 4 एकम 4 में से 3 गया, 1 ही बचेगा। तो चाहे आप इसको अलग अलग लिख लो, चाहे आप एक ही में इसको करके कर सकते हो। ओके, सो ये है आपके ऑक्सीकरण संख्या जिनके आधार पर आप ये चीजें कर सकते हो और आपको चीजें समझ में आती हैं। इसमें जैसे कि आपको एक चीज हम और बताना चाहेंगे, वो ये है जैसे कि अगर हमने यहाँ पे आपका लिखा PO4 3-, इसमें आप इसकी ऑक्सीकरण जो संख्या है वो बताएं। तो हमने आपको बताया कि कोई भी यौगिक हो, उस यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है 0, लेकिन यहाँ पर भैया आयन है, तो जब आयन होता है तो जो यहाँ पे लिखा होता है बराबर के बाद हम उसी को लिख देते हैं। जो यहाँ पर है इसमें ऑक्सीकरण संख्या किसकी बतानी है? P की बतानी है। जो यहाँ पर आपका आयन लिखा होता है उसको हम बराबर के आगे लिखते हैं, तभी 0 से बराबर नहीं होता है। अगर +2 होता है तो +2 लिखते, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है तो यहाँ पे 0 आता है। तो P की आपको निकालनी है, इसको हमने x मान लिया, ऑक्सीजन की -2 है, -2 गुणे 4, तो x -8 बराबर -3। जब उधर गया तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई भैया? +5 आ गई। यानी ये चीजें आप क्लियर करती है कि अगर यौगिक है तो हमारा 0 के इक्वल होगा, कोई आयन है तो आयन पे जितना भी धनायन या ऋणायन होगा उसके इक्वल में वो आपकी चीज आ जाती है। हमने ऑक्सीकरण और अपचयन की संकल्पना में ऑक्सीकरण और अपचयन को पूरा बेसिक से लेके और लगभग हमने सब कुछ क्लियर कर लिया। लेकिन आपने देखा है कि रेगुलर व्यूअर्स अगर आप हो तो आपको पता है कि हम बेसिक से 0 से लेके बिल्कुल लास्ट लेवल तक चीज़ों को लेकर जाते हैं। आपकी जो क्लास है वो यहीं पर लगभग कंप्लीट होती है, लेकिन फिर भी अगर आपको ये एग्जाम में पूछा जाए कि आप किसी भी आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में कैसे चेंज करते हैं, यानी हमने आपको कोई भी हमने इक्वेशन दे दी और हमने कहा उस इक्वेशन को आप आयनिक समीकरण में यानी ऑक्सीकरण संख्या को दिखा के उसको आप किस तरह से लिखोगे, तो हम उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे आपका लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण और बच्चों को सबसे कठिन लगने वाला टॉपिक है कि किसी भी आणविक समीकरण को हम आयनिक समीकरण में कैसे चेंज करते हैं। तो इसके लिए हम आपको एक बेसिक चीज बताते हैं। सेम आपको चीजों को उतारना है, बस थोड़ा ध्यान से। 2 लिखा है तो हमने ऐसे उतार लिया। अब हमको इसको थोड़ा सा तोड़ना है। हमने पता है कि Cl के ऊपर एक ऋणावेश होता है। हमको पता है कि Cl आयन के ऊपर कितने ऋणावेश होते हैं? 1 होता है। लेकिन Cl है कितने संख्या में? Cl संख्या में कितने हैं? 3 है। यानी Cl संख्या में 3 है तो इस पर कितने माइनस आ गए? 3 माइनस आ गए। और अगर किसी भी चीज के ऊपर 3 ऋणावेश है तो इससे वही चीज रिएक्शन करेगी जिसके ऊपर भैया 3 धनावेश हों। अगर इसका मतलब है कि अगर Fe के ऊपर 3 पॉजिटिव होंगे तभी वो 3 निगेटिव से क्रिया करके रिएक्शन करके FeCl3 बना रहा होगा। हमने Cl के माध्यम से Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो हमने फाइंड आउट कर ली। और आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि Sl के ऊपर आपको पता करना है, Cl के ऊपर आपको पता करना है। Cl की होती है माइनस की 1 होती है, मतलब 1 माइनस होता है, लेकिन ये संख्या में कितने हैं? 2 है। इसलिए हमको यहाँ पर ये पता चल गया कि Sn के ऊपर कितने प्लस रहे होंगे? 2 प्लस हमारे रहे होंगे। एरो का साइन लगाया हमने, फिर 2 हमने ऐसे लिखा, FeCl2 फिर आया। इस Fe के ऊपर हमको फाइंड आउट करना है। Cl के ऊपर 1 माइनस होता है, 2 संख्या में है तो Fe के ऊपर 2 प्लस हमारा रहा होगा। और इसी आधार पर हमने Sn के ऊपर 4 प्लस रहे होंगे तभी Cl4 यहाँ पे रिएक्शन करके यहाँ पर आपका आया होगा। उम्मीद करते हैं आपको इतनी चीजें बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर होंगी। अब क्या करना है? इस 2 की मल्टीप्लाई कर देनी है सब में। तो हमने क्या किया? आपका आया बनके 2Fe3 प्लस 2 3 6Cl माइनस Sn2 प्लस
2Cl माइनस 2Fe2 प्लस 2 2 जा 4Cl माइनस प्लस SN4 प्लस 4Cl माइनस। केवल हमने जो बाहर आता है उससे हमने मल्टीप्लाई करा है। जिस तरह से दो ने यहाँ मल्टीप्लाई की उसी प्रकार से दो ने यहाँ और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर ली। अब हम एक जैसे यौगिकों को जोड़ लें। 2Fe3 प्लस हमारा अकेला है उसको हमने ऐसे लिख लिया। Cl को ऐड करो 6 2 8 8Cl माइनस प्लस SN2 प्लस एरो का साइन लगाया 2Fe2 प्लस फिर से हमने जोड़ा 4 4 8Cl माइनस यहाँ बना और SN4 प्लस। जिस प्रकार से आप मैथ में इक्वेशन को सॉल्व करते हो इससे ये इससे कैंसिल आउट हो गया और आपका जो आणविक इक्वेशन से जो आयनिक इक्वेशन आई है वो आपकी फाइनली ये बन के आई है। तो ये आपकी क्या हो गई आयनिक इक्वेशन हो गई और इसके आधार पे आपने बिल्कुल डिसाइड कर लिया कि ये रिएक्शन से आप यहाँ तक पहुंचे हो। इसमें अगर हम आपसे पूछें कि Fe का ऑक्सीकरण हुआ है या Fe का अपचयन हुआ है तो आपने कहा 3 से 2 हो गए 3 से 2 हो गए और 3 से 2 तभी हुए होंगे जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा और इलेक्ट्रॉन जब जब ग्रहण करोगे तब तब अपचयन हुआ। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि Fe का क्या हुआ अपचयन हुआ Fe का अपचयन हुआ क्योंकि और Sn का क्या हुआ ऑक्सीकरण हुआ। Fe का अपचयन हुआ Sn का ऑक्सीकरण हुआ क्योंकि यहाँ पर 2 प्लस थे 4 प्लस हो गए और पॉजिटिविटी तभी बढ़ेगी जब इलेक्ट्रॉन आप छोड़ोगे और इलेक्ट्रॉन छोड़ोगे तो हमेशा आपका क्या होगा ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण भी ऐसे कर सकते हो कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कम हो गई तो अपचयन हुआ, इसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई तो ऑक्सीकरण हुआ। ये रहा आपका किस प्रकार से आप आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में चेंज कर सकते हो। इसमें जो आप इसको देख सकते हो इसको हम बोलते हैं फेरिक आयन। Fe3 प्लस को हम बोलते हैं फेरिक आयन। जो Cl नेगेटिव है इसको आपने क्या किया क्लोराइड आयन। ये कौन सा आयन हुआ क्लोराइड आयन। Sn2 प्लस को आपने कहा स्टेनस आयन। स्टेनस आयन ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, अक्सर आप लोग इसमें पता नहीं चलता है तो ये चीजें बतानी चाहिए। जो Fe2 प्लस है देखिए 3 प्लस है फेरिक तो 2 प्लस हुआ फेरस। कौन सा आयन हुआ फेरस आयन। 2 प्लस स्टेनस है तो 4 प्लस हुआ स्टेनिक आयन। स्टेनिक आयन केवल ये चीज बता के नहीं छोड़ना है। देखिए जब ज्यादा है तो क्या हुआ इक, लास्ट में क्या आ रहा है इक आ रहा है और कम में क्या आ रहा है अस। तो जब कम है तो अस आ रहा, ज्यादा है तो इक आ रहा है। Fe3 ज्यादा था तो फेरिक है, Fe2 प्लस है तो फेरस है, Sn2 प्लस है तो स्टेनस है, Sn4 प्लस है तो स्टेनिक आयन है। ये आपका एक पूरा है जिसको हमने आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में चेंज किया है। एक और इक्वेशन देख लेते हैं कि एक एग्जांपल्स में जो आपके डाउट रह जाते हैं उन डाउट्स को दूर करने के लिए एक दूसरा एग्जाम्पल आपको और चाहिए होता है। तो दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं, उसके बाद आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और अपने दोस्तों को चैनल को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दूसरी इक्वेशन की अगर हम बात करें तो और भी लेंथी इक्वेशन लेते हैं। हमने लिया K2SO4 K2Cr2O7। हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया और पोटेशियम डाइक्रोमेट की हमने रिएक्शन कर दी H2SO4 के साथ, वो भी फेरस सल्फेट की उपस्थिति में, FeSO4 की उपस्थिति में। खूब अच्छे से देखिएगा, आपका ये जो कोई भी डाउट आपका बचा होगा जब आप लेंथी क्वेश्चन करते हो तो आपके सारे डाउट्स दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका बनता है Fe, इसका सल्फेट Fe जो है वो क्रोमेट बना लेगा, सल्फेट बना लेगा, तो आपका बनेगा Fe2SO4 का होल थ्राइज। फिर पोटेशियम भी इसका सल्फेट बना लेगा तो आपका बनेगा K2SO4। क्रोमियम जो है, क्रोमियम धातु भी इसका सल्फेट बना लेगी, Cr2SO4 का होल थ्राइज। ये तीनों आपके सल्फेट बन गए, Fe2SO4 का होल थ्राइज, Cr2SO4 का होल थ्राइज प्लस K2SO4, और यहाँ पर जल भी निकलेगा, 7H2O भी आपके निकलेगा। इसको हम संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पर आपका 7 रहेगा, यहाँ पर आपका 6 रहेगा। संतुलित करने पे अभी नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें काफी टाइम लग जाता है। इक्वेशन को संतुलित करना भी हम ऑलरेडी सिखा चुके हैं, आप केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो 7 रहा हमारा, 6 रहा, उधर 3 रहा और हमारा लास्ट में 7 रहा। क्लियर है।
अब हम इसकी क्या करते हैं, आयनिक समीकरण में इसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें आपको एक चीज बता देते हैं, इसमें जो जल है, इसमें जल को हम आयनिक में नहीं चेंज करेंगे। जो आपका जल रहेगा वो जल आपका आयनिक समीकरण में इसको हम नहीं तोड़ेंगे, कि जल आपका एक यौगिक है और जब आप यौगिक की बात करते हो तो हम उस यौगिक को आणविक समीकरण में नहीं तोड़ेंगे। तो बाकी हम रिएक्शंस को देखते हैं कि किस तरह से हमने इसमें क्या क्या किया है। देखिएगा बहुत ध्यान से, पोटेशियम को हमको पता है कितना प्लस होता है, 1 प्लस होता है, लेकिन पोटेशियम संख्या में कितने हैं, 2 हैं। तो ये चीज हमको बता गई कि जो Cr2O7 जो यौगिक होगा इस पर भैया 2 माइनस होंगे। क्लियर है? फिर हम आगे बढ़े। 7 हमने ऐसे ही लिखा, हाइड्रोजन के ऊपर 1 प्लस रहता है लेकिन संख्या में 2 है, तो SO4 के ऊपर आपके 2 माइनस रहेंगे। 6 हमने ऐसे लिखा, क्लियर है? 6 हमने ऐसे लिखा, Fe की हमको पता नहीं लेकिन हमको ये पता है कि SO4 के ऊपर 2 माइनस रहते हैं, तो Fe के ऊपर भी कितने आ जाएंगे, 2 प्लस आ जाएंगे। अब हम एरो का साइन बनाएंगे, फिर हम इसको भी आगे तोड़ेंगे। 3 आपका ऐसे लिखा रहा, Fe का हमें कोई जानकारी है नहीं, बहुत ध्यान से देखिएगा, लेकिन हमको पता है Fe की जानकारी है नहीं, लेकिन हमको पता है SO4 के ऊपर 2 माइनस होते हैं, 2 माइनस होते हैं, लेकिन संख्या में भैया ये कितने हैं, 3 हैं। देखिए SO4 के ऊपर 2 माइनस होते हैं लेकिन ये संख्या में कितने हैं, 3 हैं, और Fe का हमको पता नहीं है लेकिन Fe संख्या में कितने हैं, 2 हैं, तो 3 दूनी 6, माइनस कितने हुए, 6, तुमको 6 प्लस चाहिए लेकिन 2 ये संख्या में है तो 3 प्लस रहा होगा, फिर 3 दूनी 6 माइनस 2 दिया 6 प्लस। बस यही चीज होती है जो हमको प्रॉब्लम करती है। K2SO4 पे आए तो पोटेशियम में हमको पता है कि 2 संख्या में है +1, और SO4 का भी हमको पता है कि इसके ऊपर 2 माइनस रहता है। यहाँ पे लिख लेते हैं, Cr2SO4 की बात करते हैं तो सल्फेट, चलिए यही रखते हैं जिससे आपको समझ में आए अच्छे से। Cr का हमको पता नहीं, बल्कि ये पता है कि संख्या में 2 है। सल्फेट का हमको पता है कि संख्या में 2 होते, तो इसके 2 नावेश होता है, लेकिन ये संख्या में 3 है तो 3 दूनी 6, तो इस पर भी 3 प्लस आ जाएगा। और हमने आपको ऑलरेडी बताया कि हम 7H2O इसको हम टच नहीं करेंगे, 7H2O को हमें टच नहीं करना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, थोड़ा पूरा सा जोड़ देते हैं। 2K प्लस ऐसे रहा, Cr2O7 2 निगेटिव ऐसे रहा, 7 मल्टीप्लाई कर दिया, 7 2 14, 7 इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 7SO4 2 निगेटिव, 6 ने मल्टीप्लाई कर दिया, 6Fe2 प्लस SO4 2 निगेटिव आपका बना। इधर 3 ने मल्टीप्लाई किया, 3 2 6 Fe3 प्लस 3 3 9 SO4 2 माइनस प्लस 2K प्लस SO4 2 माइनस प्लस 2Cr प्लस 3 प्लस 3SO4 2 माइनस प्लस 7H2O। ऐड कर दें, पोटेशियम आपका अकेला है तो 2K प्लस ऐसे रहा। सल्फेट आयन को हमने जोड़ा, Cr2O7 भी लिख लेते हैं, Cr2O7 निगेटिव भी हमारा ऐसे रहा, हाइड्रोजन भी हमारे ऐसे रहे। सल्फेट आयन को हमने जोड़ा, 7 और 1 8, यहाँ पे 6 रहेगा, 6 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, 7 6 13 SO4 2 माइनस बना, और हमारा Fe आयन भी हमने ऐसे ही फाउंड आउट कर लिया। इसको जोड़ने आए तो 6Fe3 प्लस रहा, सल्फेट जोड़ा तो 9 3 12 1 13, यहाँ पर भी 13 SO4 2 निगेटिव आया, 2 पोटेशियम भी ऐसे रहा, 2 क्रोमियम भी हमारा ऐसे रहा, तो जल भी हमारा इसी प्रकार हमने लिख लिया। कटआउट पोर्शन हमारा क्या है, 13 से 13 ये कट हो गया। तो फाइनल हमारा जो प्रोडक्ट बन के आया तो हमने लिखा 2 पोटेशियम भी हमारा रहा, क्रोमियम भी, क्रोमेट आयन भी हमारा ऐसे रहा, हाइड्रोजन आयन भी हमारे आए, और हमारा जो फेरिक आयन है वो भी ऐसे रहा, फेरस आयन ऐसे रहा। इधर हमारा जो फेरिक आयन है वो बना, इधर हमारा पोटेशियम आयन हो रहा, क्रोमेट आयन हो रहा, और जल हमारा ऐसे रहा। यानी ये हमने आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में पूरा का पूरा चेंज आउट कर दिया है। इस तरह से आप किसी भी आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में चेंज कर सकते हो। क्लियर है बिल्कुल? तो
आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अन्य टॉपिक के साथ जो भी आपको प्रॉब्लम करता है उस पर चर्चा करेंगे और ऑक्सीकरण और अपचयन से रिलेटेड कोई भी समस्या आपको नहीं बची होगी अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है और बहुत ही मन से एक एक चीज को समझा है। इससे ज़्यादा बेसिक तरीके से, इससे ज़्यादा नेचुरल तरीके से आपको ये टॉपिक समझाया ही नहीं जा सकता है। तो अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो वहाँ पर उस वीडियो को पुनः देख लीजिएगा और एक बार पढ़ने के बाद कुछ दिन बाद 2x पे इसको जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपके सभी डाउट्स, सभी प्रॉब्लम्स आने वाली दूर हो जाए। और अगर इससे रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए है तो आपको डिस्क्रिप्शंस में जो व्हाट्सएप चैनल है सोल्यूशन बाय सौरभ का, उसको ज्वाइन करके इसको आपके सभी नोट्स मिल जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए और सीखने के लिए, सोल्यूशंस पाने के लिए जरूर शेयर कर दीजिएगा। बने रहिए सोल्यूशन बाय सौरभ के साथ। थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव। जल्दी ही मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो।